So students, today we have another topic that is related to psychology and mental health. साइकोलॉजी का मानसिक स्वास्थ्य में क्या उपयोगिता है, उससे संबंधित ये हमारा फोर्थ यूनिट है। और उसमें जो आपको पहला टॉपिक है पढ़ना है वो एंजाइटी डिसऑर्डर। इसके सिम्टम्स क्या है और कॉजेस क्या है। एंजाइटी बहुत कॉमन टर्म है और आप स्ट्रेस और एंजाइटी इन शब्दों का इस्तेमाल अपने दैनिक जीवन में अक्सर करते हैं। और ये देखते हैं कि जो है जब भी कोई परिस्थिति इस तरह की होती है, जब अनिश्चितता की स्थिति होती है, तो जो फीलिंग आपको होती है, जो आपका मेंटल स्टेट होता है, उसको हम लोग एंजाइटी कहते हैं। ठीक है। जैसे आप डॉक्टर के पास गए हैं, अपने नंबर का वेट करते हैं, तो आपको एंजाइटी होती है कि भाई डॉक्टर क्या कहेगा, हमको कौन सी बीमारी है, क्या है। एग्जाम पेपर देने गए हैं, एग्जामिनेशन हॉल से पहले आप एंजस होते हैं कि किस तरह के प्रश्न आएंगे एग्जाम में। इंटरव्यू देने गए हैं, उसी तरह की चीज होती है। तो एंजाइटी एक बहुत सामान्य अवधारणा है। ठीक है। इसको हम लोग चिंता कहते हैं। लेकिन एंजाइटी डिसऑर्डर जो होता है वो अलग होता है। ठीक है। एंजाइटी कई बार जो होती है हमारे लिए उपयोगी होती है। ठीक है। क्योंकि जो नॉर्मल सिचुएशंस होती है, ठीक है, उसके प्रति जो हमारी प्रतिक्रिया होती है तनावपूर्ण परिस्थिति में, उसी को हम लोग एंजाइटी कहते हैं। ठीक है। तो एंजाइटी हमको एक तरह से किसी भी वस्तु परिस्थिति पर ध्यान देने के लिए, किसी डेंजर से, खतरे से आगाह करती है, आपको तैयार करती है। ठीक है। एंजाइटी डिसऑर्डर जो होती है, जो नॉर्मल फीलिंग होती है नर्वसनेस की, एंजसनेस की, या तो आप कहते हैं कि एंजाइटी या फियर, उससे अलग है। डिसऑर्डर होना और एंजाइटी होना दोनों अलग अलग चीज। ठीक है। एबनॉर्मल साइकोलॉजी की एक खास चीज आप जान लीजिए कि जब आप इसको पढ़ते हैं और इसके सिम्टम्स को पढ़ते हैं, तो आपको लगेगा कि अरे ये तो सिम्टम मेरे में है। ठीक है। और सिम्टम्स बहुत अलग नहीं होते हैं। अंतर बस यही होता है कि उसका इम्पैक्ट क्या है, उसकी ड्यूरेशन क्या है, इंटेंसिटी क्या है। जैसे कोई भी चीज, नॉर्मल व्यवहार एबनॉर्मल व्यवहार में जो बेसिक डिफरेंस होता है वो उसकी इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन एंड आउटकम, ये चार चीजों से मिलकर निर्धारित होता है। एंजाइटी एक नॉर्मल प्रक्रिया है, लेकिन एंजाइटी डिसऑर्डर जो है एक ऐसी अवस्था है जिसमें आपका समायोजन प्रभावित होता है, आपकी कार्य पद्धति, आपका वर्क आउटकम, आपका एजुकेशन, आपकी फैमिली लाइफ, ये सब प्रभावित होता है। ठीक है। तो जैसे परिवार का कोई सदस्य घर के बाहर गया है और 10 बजे कहा है कि भाई हम 10 बजे जा रहे हैं, शाम को 5 बजे आएंगे, 5 बजे वो नहीं आता है, तो आपको एंजाइटी शुरू हो जाती है। एंजाइटी है क्या? एक प्रकार के वरी है, एक्सेसिव वरी। ठीक है। जो भी आपकी परिस्थिति है उससे थोड़ा सा ज्यादा चिंता। तो चिंता जो है एक सामान्य प्रक्रिया है। ठीक है। अब एक सामान्य व्यवहार भी असामान्य व्यवहार के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे मैं आपको एक बताऊं कि जैसे आप हाथ धोना एक सामान्य व्यवहार है, आप जानते हैं। आप और कोविड काल में तो और ज्यादा आप जो है हाथ पैर धुलते हैं, एक सामान्य व्यवहार। ठीक है। आप खाना खाने से पहले हाथ धुलते हैं, आप वॉशरूम जाते हैं तो हाथ धुलते हैं उसके बाद। ठीक है। आपके हाथ में कुछ लग गया तो आप हाथ धुलते हैं। लेकिन जरा परिकल्पना करिए कि अगर आप दिन भर में मान लीजिए 10 या 20 बार हाथ धोते हैं, लेकिन उसकी जगह आप जो है 400-500 बार हाथ धुलने लगे, तो क्या होगा? तो ये हाथ धोने का एक सामान्य व्यवहार है, ये असामान्य हो जाएगा, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, ड्यूरेशन और इसका आउटकम। सो एनी बिहेवियर is normal or abnormal that is not determined by the kind of behavior, that is determined by the impact of behavior, frequency of behavior, occurrence of behavior, duration of behavior, ये सब सारी चीजें उसके जो है इम्पैक्ट जो होते हैं
वो उसको नॉर्मल से अब नॉर्मल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो एंजाइटी डिसऑर्डर सबसे ज्यादा जो हमारे पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो ये मोस्ट कॉमन मेंटल डिसऑर्डर है, जो अप्रोक्सीमेटली 30% जो एडल्ट हैं उनकी जीवन को प्रभावित करता है। एंजाइटी ट्रीटेबल है, और एंजाइटी डिसऑर्डर्स अगर आप देखें तो इसके प्रभावी उपचार उपलब्ध हैं। ठीक है, और उसके अलावा बाद जो है एक व्यक्ति एक नॉर्मल जीवन जी सकता है। एंजाइटी और एंजाइटी डिसऑर्डर में डिफरेंस क्या है? एंजाइटी एक सामान्य प्रक्रिया है। ठीक है, एंजाइटी एक सामान्य प्रक्रिया है, और एंजाइटी डिसऑर्डर जो है वो असामान्य प्रक्रिया है। ठीक है, देखे जाओ बस। तो एंजाइटी और एंजाइटी डिसऑर्डर में बेसिक जो अंतर है, हाँ तो ये तो है। देखें तो एंजाइटी रेफर्स टू एंटिसिपेशन ऑफ फ्यूचर कंसर्न। ठीक है, और मैं सामान्य शब्दों में कहूँ तो एंजाइटी इज अनसर्टेनिटी अबाउट फ्यूचर। ठीक है, अगर भविष्य के प्रति कोई अनिश्चितता है तो उसको हम लोग एंजाइटी कहते हैं। ठीक है, और ये हमारे मसल टेंशन अवॉइडेंस ऑफ बिहेवियर से जुड़ा है। एंजाइटी से ही जुड़ा हुआ एक व्यवहार है फियर। ठीक है, तो फियर एक इमोशनल रिस्पॉन्स है जो किसी भी थ्रेट के प्रति तुरंत उत्पन्न होता है। ठीक है, जिसमें फाइट और फ्लाइट की संभावना होती है। जैसे आपके सामने सांप आकर खड़ा होगा तो एंजाइटी नहीं होगी, तब आपको डर होगा, फियर होगा। ठीक है, लेकिन आप रास्ते में जा रहे हैं और बारिश हो रही है तो आपको इस बात की एंजाइटी हो सकती है कि कोई सांप आपसे न टकरा जाए, तो वो एंजाइटी। ठीक है, तो एंजाइटी और फियर में थोड़ा सा डिफरेंस है। एंजाइटी डिसऑर्डर जो होती है वो जब सिम्टम्स ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। ठीक है, और ये आपके जॉब परफॉर्मेंस, स्कूल वर्क, पर्सनल रिलेशनशिप, इन सबको जब प्रभावित करने लगते हैं तब इसको हम डिसऑर्डर की संज्ञा देते हैं। ठीक है, अब ये एंजाइटी जो डिसऑर्डर है उसके लिए क्राइटेरिया है। हालांकि डीएसएम और आईसीडी में तमाम तरह के क्राइटेरिया हैं, लेकिन आपको उस लेवल का नहीं पढ़ना है। आपको एक सामान्य, मैं एंजाइटी डिसऑर्डर के बारे में बता रहा हूँ कि एंजाइटी डिसऑर्डर जो है के रूप में व्यक्ति तभी डायग्नोस हो सकता है कि जब उसकी जो फियर है या एंजाइटी है वो सिचुएशन और एज के इनएप्रोप्रिएट हो। ठीक है, जैसे छोटे बच्चों में डर हो सकता है, लेकिन जब आप थोड़े मैच्योर होते, थोड़े बड़े होते हैं, जब समझदारी विकसित होती है तो डर कम हो जाता है। दूसरी चीज, ये जो फियर और एंजाइटी है दैट मस्ट हिंडर योर एबिलिटी टू फंक्शन नॉर्मली। ठीक है, उस चिंता की वजह से आप घर से बाहर निकलना बंद कर दें, स्कूल कॉलेज जाना बंद कर दें, किसी से मिलना जुलना बंद कर दें। ठीक है, जिन चीजों से डर है उसकी तरफ देखना सोचना बंद कर दें। ठीक है, इंटरव्यूज में नहीं जाना पसंद करें, कहीं जो है किसी समारोह में न जाना चाहें। यानी कि इससे आपकी जो नॉर्मल फंक्शनिंग है वो जब प्रभावित होने लगती है तो दो चीजें हैं। एक तो आपका फियर और एंजाइटी आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो सिचुएशन और एज के, और दूसरा आपकी नॉर्मल जो फंक्शनिंग है उसको प्रभावित करे, तभी ये एंजाइटी डिसऑर्डर में कन्वर्ट होती है। ठीक है, ये टाइपोलॉजी की मैं बात कर रहा हूं आपको, एंजाइटी डिसऑर्डर के अलग अलग प्रकार, और इन्हीं प्रकार को हम लोग यहाँ पर जो है सिम्टम्स के रूप में आप डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, एंजाइटी डिसऑर्डर के कॉमन सिम्टम्स तो ठीक है, लेकिन इसके कई प्रकार हैं और सब प्रकारों के अलग अलग सिम्टम्स हैं। तो मैं प्रकार के अनुसार आपको सिम्टम्स बता रहा हूँ। जैसे पहला एंजाइटी डिसऑर्डर जो है वो जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर कहते हैं, जिसको कहते हैं जीएडी। ठीक है, तो जीएडी जो है एक प्रकार से जो एक्सेसिव वरी है किसी भी चीज के प्रति। ठीक है, जो आपकी डेली लाइफ को प्रभावित करता है, पहली चीज। ठीक है, और ये लगातार इस तरह की चिंता व्यक्ति को बनी रहती है, जिसकी वजह से जो है दैहिक लक्षण जैसे रेस्टलेसनेस,
फीलिंग ऑफ अनईजी, फटीग, ठीक है, डिफिकल्ट कंसंट्रेटिंग एनीथिंग, मसल टेंशन और प्रॉब्लम इन स्लीपिंग, ये सब सारी चीजें होती है। आप ठीक से सो नहीं पाते, ठीक से खा नहीं पाते हैं, किसी चीज पर फोकस नहीं कर पाते हैं, ये सब सारी चीजें होती हैं, ठीक है। और ये जो है, ये वरी जो है वो आपकी जो एवरीडे लाइफ है, जैसे जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली लाइफ, फैमिली हेल्थ, ठीक है, जो भी छोटे छोटे और मैटर है, इन सबको, ठीक है, की वजह से भी हो सकता है। ये सब उनके कारण हो सकता है, ठीक। कार्य पर आपकी जो जिम्मेदारी है उसकी वजह से आपको चिंता होती है। परिवार में किसी सदस्य की तबीयत ठीक नहीं, उससे हो सकती है चिंता। लेकिन ये चिंता जब आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो जाए, ठीक है, जैसे कोई बीमार हो गया, ठीक है, तो आपको सर्दी जुकाम भी है और आप उसको समझ लिए कि कोविड है, चलो ले चलो हॉस्पिटल, ले चलो इसको टेस्ट कराओ, सीटी स्कैन कराओ, इसका ये कराओ वो कराओ, ठीक? ये जो चीज होती है ये आपके एंजाइटी डिसऑर्डर का कारण बन सकती है, जीएडी जिसको हम लोग कह रहे हैं। जीएडी में जो आप देख रहे हैं, मतलब नॉर्मल जो एंजाइटी होती है वो होती है, यानी कि नॉर्मल डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज की वजह से, और जो ये रेस्टलेस और ये सब सारे सिम्टम्स होते हैं। दूसरा इसका टाइप है वो पैनिक डिसऑर्डर। पैनिक डिसऑर्डर का जो कोर सिम्टम्स है वो पैनिक अटैक की तरह लगता है, ठीक है, और इसमें साइकोलॉजिकल और फिजिकल दोनों स्ट्रेस होते हैं, ठीक। और इस तरह के जो है अटैक में कई सिम्टम्स एक साथ आते हैं। जैसे नीचे मैंने आपको सिम्टम्स की लिस्ट लिखी है, जैसे हार्ट बीट का बहुत तेज होना, पसीना होना, चक्कर आना, ठीक है, जैसे लगता है कि बेहोशी आ रही है, सीने में दर्द हो सकता है, लगेगा कि सांस नहीं आ रही है, ठीक है, नंबिंग हो सकती है हाथ पाँव जिसको सुन्नत कहते हैं, वोमिटिंग हो सकती है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, ठीक है, जो हॉट या जिस फ्लैक्सस जिसको कहते हैं ना कि ठंडा गर्म होना, कंट्रोल जैसे लगेगा कि आप खो दिए, मरने का डर, ये तमाम तरह की चीजें इसके अंतर्गत। तो ये सारे सिम्टम्स कॉम्बिनेशन में आते हैं। पैनिक अटैक इसलिए इसको कहा जाता है कि बहुत से लोग इसको जो है एक तरह से हार्ट अटैक का या इस तरह के सिम्टम्स को समझ के रूप में उसको लेते हैं, और कई बार लोग जो इसको लाइफ थ्रेटनिंग समझकर हॉस्पिटल में एडमिट भी हो जाते हैं, इसलिए इसको पैनिक अटैक नाम दिया गया। पैनिक अटैक किसी भी ऑब्जेक्ट से या से फियरफुल कंडीशन से हो सकता है, और कई बार बिना कारण के भी हो सकता है। ज्यादातर जो पैनिक अटैक है वो 22-23 जो साल का जो एज है उसमें ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। इसके साथ ही साथ पैनिक अटैक और भी दूसरे तरह के जो मेंटल डिसऑर्डर हैं, जैसे डिप्रेशन है और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, इनके साथ भी ये आता है। तीसरा जो इसमें एंजाइटी डिसऑर्डर का टाइप है वो उसको हम लोग कहते हैं फोबिया या स्पेसिफिक फोबिया, ठीक है। तो फोबिया जो होता है वो किसी विशेष वस्तु से, परिस्थिति से, सिचुएशन से, जो कि आपके लिए हार्मफुल नहीं है, लेकिन आप उससे, आपके मन में उसके प्रति एक फियर डेवलप हो जाता है, और ये फियर इतना ज्यादा होता है कि आप उसको कम नहीं कर पाते हैं, ओवरकम नहीं कर पाते हैं। ये फियर जो है लंबे समय तक होता है और जिससे आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ प्रभावित होती है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया है, फियर ऑफ फ्लाइंग और फियर ऑफ स्पाइडर, छिपकली वाला डर। नॉर्मली आप अपने घरों में खासतौर से महिलाओं में देखेंगे, ठीक है। ये फियर जो है जिसको हम लोग फोबिया कह रहे हैं यहाँ, स्पेसिफिक फियर या फोबिया, ये 500 तरह का होता है, ठीक है, उससे ज्यादा ही हो सकता है। किसी को जल से डर है, किसी को अग्नि से डर है, किसी को ऊंचाई से डर है, किसी को मकड़ी से डर है, किसी को लेजार से डर है, किसी को पढ़ाई से डर है, किसी को गंदगी से डर है, किसी को ब्लड से डर है, किसी को शौक से डर है, किसी, मतलब किसी ही तरह का डर हो सकता है। किसी को बंद स्थान से डर है, किसी को खुले स्थान से डर है, ठीक है। जीवन में आप जितना सोच सकते हैं सबसे किसी, कोई न कोई किसी से, किसी को कुत्ते से डर है, किसी को बिल्ली से डर है, लेकिन ये डर सामान्य है,
लेकिन असामान्य डिसऑर्डर की कैटेगरी में तब आएगा जैसे अगर गली में कुत्ता है और आपको कुत्ते से डर है तो आप स्कूल कॉलेज जाना बंद कर दिए, अपने काम पर जाना बंद कर दिए, तब ये डिसऑर्डर की कैटेगरी में आता है। तो दिस स्पेसिफिक फोबिया या फोबिया जिसको कहते हैं, बहुत कई तरह के होते हैं और सभी में कोई ना कोई फियर इस तरह का होता है मोरलेस। चौथा है एगोराफोबिया। एगोराफोबिया ये वो कंडीशन है जिसमें लगता है कि आप किसी ऐसी परिस्थिति में फंस गए जाएंगे जिससे आपको निकलना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, या एम्बैरेसिंग होगा। तो इसलिए ऐसी जगहों से, ठीक है, ऐसी चीजों से, ऐसे इन्वायरमेंट से जिसमें ये पैनिक सिम्टम्स आ सकते हैं, लोग उसको अवॉइड करना शुरू करते हैं, ठीक है। और इस तरह की कंडीशन 6 महीने या उससे ज्यादा समय के लिए हो सकती है। खास तौर से ये मैंने दिया है कि 2 से अधिक सिचुएशन इस एगोराफोबिया में हो सकती है, जैसे यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, being in open space, being in closed space, standing in line or being in crowd, and being outside at the home alone। ये 5 में से 2 या 2 से अधिक कंडीशन जिसको होती है उसको हम लोग एगोराफोबिया कहते हैं। मतलब उसको लग रहा है कि अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाएंगे, मान लीजिए ट्रेन से जाएंगे, ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, ट्रेन खराब हो गई, ट्रेन से ये हो गया, ट्रेन डिरेल हो गई, ट्रेन का इंजन फेल हो गया, तो कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, इस तरह के तमाम ऐसी चीजें उसके मन में हो, फिर वो ट्रेन से कभी यात्रा ही नहीं करेगा, ठीक है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ ट्रेन से यात्रा नहीं करते। बीइंग इन ओपन स्पेस, खुले अगर जगह पर गए, हमको अगर अटैक आ गया तो हमारी रक्षा कौन करेगा, कौन बचाएगा, वहां लोग हमारे पर हंसेंगे, इस तरह का। तो एगोराफोबिया में इन 5 में से 2 या 2 से अधिक जो कंडीशंस है उनसे वो व्यक्ति जो है अवॉइड करता है कि वो अगर इसमें पहुंचते हैं और फंस जाते हैं। इसी तरह का एक और है, मैं अभी आपको आगे बताऊंगा उसको आप। तो इस तरह की कंडीशंस जो है से व्यक्ति बचना चाहता है जिसमें उसको इस तरह की फीलिंग आ सकती है कि वो उसमें फंस जाएगा और उसकी फिर रक्षा करने वाला कोई नहीं होगा, ठीक है। अभी ये जो नेक्स्ट है सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, जिसको सोशल फोबिया कहते हैं। सोशल फोबिया में और एगोराफोबिया में डिफरेंस है। एगोराफोबिया में वो परिस्थिति, वो कंडीशन जिसमें उसको लगता है कि वो फंस जाएगा, उसमें जो है तो उसकी कोई रक्षा नहीं कर सकता, या उस पर ऐसी कंडीशन हो सकती है जिससे वो स्क्वेप नहीं कर सकेगा, इसलिए वो अवॉइड करता है। सोशल एंजाइटी फोबिया भी उसी तरह का होता है जिसमें व्यक्ति सामाजिक परिस्थितियों में मूल्यांकन के डर से नहीं जाना चाहता। एगोराफोबिया में मूल्यांकन का डर नहीं है, उसको डर है कि वो अटैक आ जाएगा तो क्या करेगा। ट्रेन से जा रहे हैं, मान लीजिए हमारी तबीयत खराब हो जाएगी तो और हमारी रक्षा करेगा, ठीक है। लेकिन सोशल फोबिया में क्या है कि वो इवेल्युएशन से डरता है कि अगर मैं वहां गया तो लोग मेरे कपड़े को देखकर, मेरे स्टाइल को देख के क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, ठीक है। तो सोशल इंटरेक्शन से ऐसे लोग बचने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो सोशल फोबिया और एगोराफोबिया में बेसिक डिफरेंस यही है, और इसलिए ये सामाजिक स्थानों से, सामाजिक क्रियाकलापों से ये भी बचते हैं, लेकिन इनका डर मूल्यांकन का होता है, उनका डर पैनिक अटैक का होता है। उसी तरह एक सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर भी है, जो बहुत से लोगों को इस तरह के एंजाइटी होती है कि जो उनके लव वन है वो उनसे बिछड़ जाएंगे, अलग हो जाएंगे। ये बहुत डर, ये कॉमन है, लेकिन एज के साथ जब अगर ये परसिस्ट कर जाता है, रह जाता है, तब ये और ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। जैसे आप बड़े हो गए, तभी भी आप माँ बाप, घर परिवार को छोड़कर कहीं जॉब करने, पढ़ने लिखने नहीं जा पा रहे हैं, ठीक है, तब उसकी वजह से ये प्रॉब्लम ज्यादा और बढ़ जाती है। ये तो अलग अलग टाइप्स हो गए। उसी इसी तरह के रिलेटेड जो कंडीशंस है, जैसे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है, जैसे किसी घटना के बाद, जैसे ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ, जैसे आपने कोई एक्सीडेंट देख लिया, कोई मर्डर देख लिया, कोई ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, सुनामी आ गई, अर्थक्वेक आ गया, ठीक है, इस तरह की किसी घटना के बाद जो डिसऑर्डर होता है, स्ट्रेस डिसऑर्डर, उसको कहते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक। उसी तरह एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर होता है,
इसमें तनाव बहुत अधिक हो जाता है व्यक्ति का। ठीक है। एडजस्टमेंट डिसऑर्डर नॉर्मली एडजस्टमेंट से रिलेटेड है कि आप स्कूल में, कॉलेज में, जॉब पे, परिवार में समायोजन नहीं स्थापित कर पाते। और ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसे मैंने हाथ धोना बताया, ऑब्सेशन थॉट का होता है और कंपल्सन जो है वर्क का होता है, एक्शन का होता है। जैसे कोई विचार आपके मन में बार बार आ रहा है, अच्छा नहीं, ठीक है, जैसे आपको लगता है कि कहीं कुछ हो जाएगा, कहीं कुछ हो जाएगा, ये मेरे साथ कुछ हो जाएगा, मैं किसी को मार दूंगा, या इस तरह का जो खराब विचार। इसी तरह कंपल्सन जब व्यवहार में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं कंपल्सन। ठीक है। तो कंपल्सन क्या है? जैसे मैंने हाथ धोना बताया, उसी तरह से कोई भी इस तरह का व्यवहार, जैसे बार बार घर का दरवाजा बंद करने के बाद बार बार ताला चेक करना, ये करना, एक ही चीज बार बार करना, सफाई के लिए है तो बार बार उसको साफ करना, तो ये उससे रिलेटेड कंडीशंस हैं। ठीक है, जिसकी वजह से आप इस तरह के डिसऑर्डर्स देख सकते हैं। अभी मैंने जितना कुछ बताया एंजाइटी के उसके संदर्भ में, उसी का ये सिम्टम्स का टर्म में ये उसका टेस्ट है कि अलग अलग, जैसे सिंपल फोबिया में फीवर, फियर ऑफ स्नैक, फियर ऑफ ब्लड, ये सब सारी चीजें आती है। पैनिक डिसऑर्डर में क्या है? फियर ऑफ डाइंग, पैनिक अटैक, फियर ऑफ गोइंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, चेस्ट पेन। उसी तरह ये मिक्स एंजाइटी वाला है, पोस्ट ट्रॉमेटिक है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव है, ये सब सारी चीजें हैं। ये सब मैंने पहले ही ऑलरेडी आपको बताया। अब हम बात करते हैं कॉज की, काजल फैक्टर क्या है। जो इसके जो रिस्क फैक्टर है, कॉजल फैक्टर है, हालांकि इस पर काफी रिसर्च चल रही है, लेकिन एग्जैक्टली अभी कोई कंक्लूजन नहीं है कि किस वजह से ये होता है। लेकिन जो कंबाइंड फैक्टर्स हैं, जिसमें जेनेटिक है, एनवायरमेंटल है, साइकोलॉजिकल और डेवलपमेंटल, इन सारे फैक्टर्स को मिला के जो है ये एंजाइटी डिसऑर्डर जो है डेवलप होता है। एंजाइटी डिसऑर्डर फैमिली में भी रन कर सकता है, जैसे खासतौर से स्नैक या लिजर्ड्स के जो फियर फोबिया है, आप देखते हैं कि जो है एक परिवार में परंपरा के रूप में चलती है, जिसे एक से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर होता रहता है। ठीक है। लेकिन बहुत से एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं। तो अगर हम कॉजेस की बात करें तो ये जो है महत्वपूर्ण कारण है कि जेनेटिक कारण, इसमें एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो जीन्स के वजह से प्राप्त होते हैं। लर्न बिहेवियर, आप कई बार इस तरह के व्यवहार करना सीखते हैं। जैसे आप किसी को व्यवहार डरते हुए देखते हैं, छिपकली से, तो आप भी डरते हैं। ठीक है, इस तरह की चीजें होती है। हेल्थ इश्यूज जो है, जिसकी वजह से भी ये एंजाइटी डिसऑर्डर्स डेवलप होते हैं। कई बार हेल्थ इश्यूज, जैसे कि अक्सर कोई घर में बीमार रहता है तो उसकी वजह से इस तरह की चीजें होती हैं। अक्सर आप बीमार रहते हैं तो जैसे डेथ एंजाइटी एक होती है, वो डेवलप हो जाती है। जैसे कोविड में बहुत लोगों को डेथ एंजाइटी हुई है डेवलप, मतलब अब कोविड हुआ है तो अब जो है जान चली जाएगी, खतरा है। सबस्टेंस अब्यूज, जैसे नशे की वजह से भी इस तरह के एंजाइटी डिसऑर्डर डेवलप होते हैं। ठीक है। और साइनेस, एंजाइटी डिसऑर्डर को डेवलप होने में पर्सनालिटी का एक रोल है, और वो पर्सनालिटी अगर आपकी साइनेस वाली है, बहुत ज्यादा अगर आप शर्मीले स्वभाव के हैं, तो धीरे धीरे आप में ये एंजाइटी डिसऑर्डर आपके लाइफ में किसी न किसी फेज में डेवलप होगा। ठीक है। तो दीज आर द कॉजेज जिसकी वजह से ये डेवलप होती हैं एंजाइटी डिसऑर्डर। अगर हम थोड़ा सा इसको और अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि एंजाइटी डिसऑर्डर को समझने के लिए जो अलग अलग पर्सपेक्टिव्स हैं, अलग अलग अवधारणाएं हैं, ये भी कारण को एक्सप्लेन करती है। जैसे कि साइकोडायनामिक्स या फ्राइडियन जो साइकोलॉजी है, वो मानती है कि जो आपकी इम्प्रेस्ड इम्पल्सेस होती हैं, जो डिजायर्स होती हैं, जैसे कि आपके मन में जो भी इच्छाएं आती रहती हैं, वो अगर दमित है, कुचलित है, जैसे बहुत सी ऐसी इच्छा है जो आप जो है, वो इच्छा आपके मन में आई और वो पूरी नहीं हुई, सामाजिक रूप से मान्य नहीं है, तो उसकी वजह से जो है ये जो है साइकोडायनामिक्स कहता है कि ये जो रिप्रेस्ड इम्पल्सेस होती है, उसकी वजह से आपका ये एंजाइटी डिसऑर्डर डेवलप होती है। क्लासिकल कंडीशनिंग उसको कहती है कि जो ओवर जनरलाइजेशन कंडीशन रिस्पॉन्स, जैसे कि आपको एक परिस्थिति में किसी ने डरना सिखाया, जैसे सांप खड़ा है तो आपको कहा गया कि भाई भागो, ये खतरनाक है, तो आपने फिर सांप से डरना शुरू किया, सांप के जो है केचुए से भी डरना शुरू किया, फिर आपने छिपकली से भी डरना शुरू किया, तो जनरलाइज कर लिया है आपने। ठीक है। जैसे आप वाटसन का प्रयोग पढ़ेंगे तो उसने एक खरगोश से
जो है बच्चा जिससे बहुत खेलता था उससे डरना सिखाया, फिर वो देखा कि हर वो सफेद चीज से वो डरने लगा बच्चा। ऑपरेंट कंडीशनिंग होती है जो रिवार्डिंग अवॉइडेंस, जैसे कि जिस चीजों को आप अवॉइड करते हैं तो उसको अगर पुरस्कृत किया जाता है, ठीक है, जिस कंडीशंस की वजह से, जैसे कि आपको लगता है कि इंटरव्यू देना बड़ा एंजाइटी वाला काम है, ठीक है, आप इंटरव्यू देने गए और वहां से उठ के चले आए, फिर आप बड़ा रिलैक्स फील कर रहे हैं, तो ये अपने आप को रिवार्ड हो गया आपके लिए। तो इसकी वजह से एग्जाम देने गए, एग्जाम छोड़ के चले आए, एग्जाम का टेंशन कम हो गया आपका, तो ये अपने आप को आप रिवार्ड करते हैं। उसी तरह और लोग भी कर सकते हैं, जो भी आप अवॉइडेंस बिहेवियर करते हैं, ठीक है, आप, ठीक है, अरे हमको शादी में नहीं जाना है, ठीक है, क्यों, हमारा मन नहीं करता है, चलो ठीक है, तुम्हारे जगह कोई और चला जाएगा, एक तरह से रिवार्ड हो गया। तो ऐसे धीरे धीरे एक कंडीशनिंग डेवलप होती है। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, जो बांडुरा की का सिद्धांत है, वो कहते हैं कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग से भी जो है ये एंजाइटी डिसऑर्डर डेवलप करते हैं। जैसे आप किसी को मॉडल मतलब जो भी आपका रोल मॉडल है उसको उस तरह का व्यवहार करना देखते हैं, ठीक है, जैसे देखते हैं, बच्चे देखते हैं कि अगर माँ बाप किसी चीज से डर रहे हैं तो वो उसी तरह से उससे डरना सीखते हैं। उसी तरह कॉग्निटिव अप्रेजल है, जिसको कहते हैं हम लोग अनसर्टेनिटी इज डेंजर, ठीक है, जैसे कि हम परिस्थिति का मूल्यांकन करते हैं कि ऐसा होगा वो होगा, ठीक है, तो आपके मन में इस तरह का डर पैदा होता है, फियर पैदा होता है कि अरे एग्जाम में गए, फेल हो गए तो क्या होगा, ऐसे होगा तो क्या होगा, ठीक है। और इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव है लास्ट, जो ये कहती है कि हम सर्वाइवल के लिए हमेशा डेंजर को, खतरे को अवॉइड करते हैं, इसलिए हम इस तरह के जो है डिसऑर्डर इवोल्यूशन के क्रम में डेवलप कर लेते हैं। तो ये सारे पर्सपेक्टिव है जो उसके कारण को बताते हैं कि किस प्रकार से एंजाइटी डिसऑर्डर डेवलप होता है, ठीक है। अब डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट थोड़ा सा बता दें, हालांकि ये आपका इशू नहीं है। तो पहली चीज की, अगर एंजाइटी डिसऑर्डर है कि नहीं है, इसको जानने के लिए सबसे पहले चीज आपको जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास और ये पता करना पड़ेगा कि वास्तव में कोई फिजिकल सिम्टम्स या फिजिकल प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है आपके सिम्टम्स के पीछे, देन ओनली वी कैन से दैट कि एंजाइटी डिसऑर्डर हो सकता है। और जब एंजाइटी डिसऑर्डर आइडेंटिफाई होता है तब जाके मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल इसमें कार्य कर सकता है, ठीक है। तो बहुत से लोग इस तरह के डिसऑर्डर के लिए किसी की मदद नहीं लेते हैं, ठीक है, लेकिन एक प्रभावी ट्रीटमेंट उनके जीवन को, उनकी समस्या को आसान बना सकता है। दो तरह की थेरेपी इसमें उपलब्ध है, एक को कहते हैं साइकोथेरेपी या टॉक थेरेपी जो हम लोग करते हैं, और दूसरा है मेडिकेशन जो डॉक्टर्स करते हैं, जो एमबीबीएस एमडी डॉक्टर होते हैं, ठीक है। और अक्सर दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो ज्यादा प्रभावी होता है अगर स्थिति बहुत ज्यादा विकराल हो तो, अदरवाइज साइको डायग्नोसिस से और साइकोथेरेपी से ये ट्रीट हो सकता है, ठीक है। साइकोलॉजी में एक कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है जो एंजाइटी डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको आप, टॉक थेरेपी का मतलब बातचीत से हम लोग इस समस्याओं का समाधान करते हैं, ठीक है। मेडिकेशन जो होती है वो एंजाइटी को कम नहीं करती है, बल्कि जो सिम्टम्स होते हैं उससे जरूर आपको रिलीफ मिल सकता है, ठीक है। बहुत तरह के एंटी एंजाइटी ड्रग्स या मेडिसिन है जो मार्केट में उपलब्ध है, जो थोड़े समय के लिए आपको दिए जाते हैं, जिसको एंटी एंजाइटी ड्रग्स या एंटी डिप्रेसेंट है। ये बीटा ब्लॉकर्स होती हैं, ठीक है, जो हार्ट की कंडीशन में ज्यादातर यूज की जाती हैं, जो हार्ट बीट को कंट्रोल करती हैं। फिजिकल सिम्टम्स को कम करने के लिए ये ज्यादा इम्पोर्टेंट मानी जाती है, जिसको साइकाट्रिस्ट खासतौर से इसका इस्तेमाल करते हैं, साइकाट्रिस्ट इनको रिकमेंड करते हैं, ठीक है। सेल्फ हेल्प कोपिंग और मैनेजिंग भी एंजाइटी डिसऑर्डर के लिए एक महत्वपूर्ण स्टेप है, जिसके द्वारा आप एंजाइटी डिसऑर्डर को कम करके उसको आप अपने को प्रभावी बना सकते हैं, ठीक है, जिसमें स्ट्रेस मैनेजमेंट की टेक्निक है और मेडिटेशन है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीजें है। अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो भी एंजाइटी का कम प्रभाव हो जाएगा। और अगर आप अपने तनाव का प्रबंधन करना जानते हैं, तनाव प्रबंधन के बहुत से तरीके हैं, आप आगे आएंगे तो तनाव प्रबंधन का पूरा एक पेपर पढ़ाया जाता है हमारे यहाँ, ठीक है। उसी तरह सपोर्ट ग्रुप है, जिसमें उसी तरह के लोग होते हैं जो आपस में बात करते हैं, तो उससे भी जो है ये चीजें
कम हो जाती है। ठीक है, तो अपने डिसऑर्डर को समझना, फैमिली फ्रेंड्स और उनकी मदद से और उसको डील करना, ट्रीट करना, ये सेल्फ हेल्प जिसको कहते हैं। ठीक? खास तौर से कैफीन अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि एंजाइटी को ये बढ़ाने में इसकी भूमिका ज्यादा होती है। ठीक है, और अगर और किसी दवा की जरूरत अगर क्रिटिकल कंडीशन में है तो डॉक्टर की सलाह ली जा सकती है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट ऑन द टॉपिक एंजाइटी डिसऑर्डर, देयर सिम्टम्स एंड कॉज। अभी अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रश्न है, समस्या है, तो आप पूछ सकते हैं। सर सर आवाज आ रही है सर? हाँ, बताइए। सर सर आपने कहा सर चिल्ड्रन में से ज़्यादा फियर फियर की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, लेकिन सर हम लोग पढ़ते हैं सर तो अगर लिस्ट देखते हैं तो पता चलता है कि एडल्ट्स में हमें ज़्यादा एंजाइटी देखने को मिलता है। सर ये कैसे हो सकता है सर? कहा मैंने कहा कि चिल्ड्रन में ज्यादा होती है। फियर फियर सर, फियर की टेंडेंसी, मतलब बच्चे आज चीज़ों से डरते हैं, लेकिन सर जो आपने बताया कि एंजाइटी एक तरह का डर ही है सर, तो लेकिन हमें एडल्ट में अधिक एंजाइटी देखने को मिलता है, बच्चों में कम। मैंने बच्चों की नहीं बात की, मैंने कहा कि एवरेज जो प्रॉब्लम का वो होता है वो 20-21 साल 22 साल का होता है। बच्चों में डर का मतलब जिनको पता नहीं है। ठीक है, और बहुत छोटे बच्चे हैं तो उनमें तो कोई डर नहीं होगा। अब 2-2.5 साल के बच्चे को क्या पता कि सांप क्या है, तो वो उठा के सांप को काट लेगा, सांप उसको क्या काटेगा। ठीक है, तब जब तक कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं होगा तब तक फियर उतना नहीं प्रभावी होता है। सर एग्रोफोबिया सर, जो अपने जैसे एग्रोफोबिया बताया सर आपने सर, तो क्या एगोराफोबिया कि कि वो, एगोराफोबिया? हाँ सर एगोराफोबिया जो भी आपने बताया सर, सर तो एगोराफोबिया जो क्या मतलब सर, एक सब हाइपोथेटिकल सिचुएशन को सर मतलब प्रिज्यूम करते हैं, उन लोग मानते हैं कि इस सिचुएशन अगर हम रहेंगे तो हमारे संग ऐसा हो सकता है। ये पूरा का पूरा एंजाइटी डिसऑर्डर ही प्रिज्यूम कंडीशन है। एगोराफोबिया कोई स्पेसिफिक नहीं है इसमें। इस जितने भी डिसऑर्डर हमने बताए, एंजाइटी डिसऑर्डर ही अपने आप में प्रिज्यूम कंडीशन है। एंजाइटी होती ही, मैंने क्या बताया कि इट इज अनसर्टेनिटी अबाउट योर फ्यूचर, दैट यू डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन। ठीक है, अब जैसे रिजल्ट पब्लिश होना है तो आप डरते हो, क्यों डरते हो? आपको मार्क्स पता हो गए, रिजल्ट, एंजाइटी खत्म हो गई। ठीक है, तो ये अनसर्टेनिटी अबाउट फ्यूचर है ये, तो इसमें एगोराफोबिया भी उसी में है। ये प्रिज्यूम कर लेते हैं कि अगर हम मान लीजिए पिकनिक पर गए और हमको कोई प्रॉब्लम हो जाएगी तो वहाँ डॉक्टर कहाँ मिलेगा, कौन सी सुविधा होगी, कौन हमको बचाएगा, हम मरते रहेंगे, कोई हमको पूछेगा नहीं। तो इस तरह का उनका सोच होता है, जिसकी वजह से ऐसे लोग ये पब्लिक प्लेस पर जाना अवॉइड करते हैं। ठीक है, सर कुछ लोग होते हैं जैसे ब्लड का, सर आपने एग्जांपल लिया था सर, उसमें मतलब बताने जनरल जो नॉर्मल होता है सर वो एंजाइटी के लिए, तो सर उसमें आपने कुछ लोगों को सर अपने ब्लड से सर मतलब दिक्कत नहीं हुई, दूसरे के ब्लड से उनको मतलब बेहोश होने लगते हैं सर, तो ऐसे सिचुएशन में किस तरह की एंजाइटी होती है सर? ब्लड फोबिया है उसको, और क्या, अपने ब्लड से कैसे होगा? फोबिया तो हमेशा दूसरी बाहरी चीज से होता है ना, अपने बारे में तो पता होता है ना। आपके शरीर में भी खून चल रहा है, आपको पता है, लेकिन आपको किसी का ब्लड चढ़ा दिया जाएगा तो एंजाइटी नहीं हो जाएगी? तो अनसर्टेनिटी है ना कि उसका ब्लड कैसा है, किस लिए, किस कारण से है, ब्लड क्यों निकल रहा है। ठीक है, वो मेजर कार्य होता है। सर काउंसलर सर मतलब सर किस तरह के सर मतलब एंजाइटी को सर डील कर सकते हैं सर, काउंसलर किस टाइप की एंजाइटी को डील कर सकते हैं सर? सर पूरा एंजाइटी काउंसलिंग का खेल है। इसमें अगर बहुत ज्यादा बुरी कंडीशन नहीं है, ठीक है, बहुत बुरी कंडीशन होती है तो पहले दवा देकर उसके सिम्टम्स को रिड्यूस किया जाता है, क्योंकि काउंसलिंग के लिए जरूरी है कि व्यक्ति सुनने समझने लायक हो। ठीक है, इफ द सिम्टम्स आर वर्सन देन मेडिकल ट्रीटमेंट इज इनिशियली मोर इफेक्टिव, और जब वो थोड़ा एवरेज हो जाए तब फिर काउंसलिंग दी जाती है। अदरवाइज अगर नॉर्मल एवरेज लेवल का या लो लेवल की एंजाइटी है तो उस कंडीशन में काउंसलिंग बहुत इफेक्टिव है। काउंसलिंग, क्योंकि एंजाइटी थॉट प्रोसेस का मामला है, लर्निंग बिहेवियर का मामला है। ठीक है, तो उसको ड्रग्स के द्वारा केवल सिम्टम्स को कम कर दिया जा सकता है, एंजाइटी को ठीक नहीं कर सकते। ठीक है, अब जैसे सिंपल सी चीज है
कि आदमी शराब पी लेता है तो उसमें बोल्डनेस कहाँ आ जाती है। जैसे जो एकदम साई नेचर का व्यक्ति है उसको भी अगर आप शराब पिला देते हो तो बड़ा बोल्ड हो जाता है, ठीक है, वो कुछ भी बोल देता है, किसी को भी बोल देता है। तो ये वो है कि ड्रग्स का इम्पैक्ट है। तो ड्रग्स का भी जो इम्पैक्ट होता है वो सिम्टम्स को केवल रिड्यूस कर देता है और कुछ नहीं करता है, ट्रीट नहीं करता है। जो भी आप दवाएं खाते हैं वो सिम्टोमेटिक ज्यादा होती है। अभी जो भी कोविड के भी दवाएं जो चली, जितने लोगों ने खाया वो सब सिम्टम्स पर थे। आपको बुखार आ रहा है तो बुखार की दवा खा लीजिए, खांसी आ रही है तो खांसी की खा लीजिए, जुकाम हो रहा है तो आप जो है विटामिन सी ले लीजिए, ये ले लीजिए, वो ले लीजिए। लेकिन उस वायरस को डील करने के लिए कोई ऐसी एग्जैक्ट दवा नहीं। वही वही वैक्सीन बनी हुई है। जो वैक्सीनेशन में भी तो वही प्रोसेस है ना, कि पैसिव फॉर्म में, इनएक्टिव फॉर्म में वायरस ही आपके बॉडी में इंसर्ट किया जाता है ताकि एंटीबॉडी बन जाए, फिर जब उस तरह का अटैक हो तो आपकी बॉडी उसके लिए तैयार रहे। और सर लास्ट क्वेश्चन सर ये था कि सर कभी सर जब वर्स्ट सर जब हम लोग एंजाइटी को डील करते हैं सर, तो क्या उस कंडीशन में क्या दूसरे मेंटल डिसऑर्डर भी मतलब आ सकते हैं, जैसे कि स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर सर, मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर आपने सर फिर से बताया पूछो तो सर मुझसे, ना समझा डिफरेंट नहीं क्या पूछ रहे हो। सर डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स में आपने कहा था कि मतलब जैसे कि एंजाइटी के होने के कई सारे कारण, जैसे हमारे कुछ दबी हुई भावनाएं जो होती हैं वो भी एंजाइटी को मतलब बढ़ा सकती हैं, जो हमारी जो हाँ, इच्छाएं पूरी नहीं हुई है सर। तो इस कंडीशन में सर पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी तो होता है सर, मल्टीपल पर्सनालिटी का देखने को मिलता है। पर्सनालिटी डिसऑर्डर तो और बुरा रूप हो गया ना। मैं तो एंजाइटी अभी से ही मतलब सर ये कहता है मैं तो अभी एंजाइटी सर्दी को। खांसी की बात कर रहा हूँ, तुम कैंसर पर पहुंच गए ना। सर ये एंजाइटी एंजाइटी का ही डिसऑर्डर कर लीजिए सामान्य ना। घटना है। पर्सनालिटी डिसऑर्डर मतलब पर्सनालिटी में अगर डिसऑर्डर हो गया तो वो और ज्यादा वर्स कंडीशन होती है। तो अगर ये चीजें ट्रीट नहीं की जाती है तो धीरे धीरे और बुरी स्थिति लेती है। थैंक यू सर। सर चलिए। सर सर जैसे आप बता रहे थे कि सर जिससे फैमिली मेंबर का हेल्थ खराब हो सर तो चिंता होता है सर, एंजाइटी होता है। लेकिन सर है। मैं एक लड़के को देखा था सर पीजीआई में सर। सर उसके दादा का ऑपरेशन था सर, वो एकदम फ्री घूम रहा था चारों तरफ। सर ये कौन सा केस है? उसको जैसे कुछ मतलब ही नहीं है। उसके बाकी फैमिली मेंबर काफी चिंतित थे, लेकिन सर वो फ्री घूम अरे रहा तो था। ठीक है, सबको एक ही लेवल का थोड़े होता है, या फिर वो अपने चिंता को कम करने के लिए दूसरे तरीके अपना रहा होगा। दोनों स्थिति होती है ना। या उसको दादा के मरने से ज्यादा खुशी होने वाली हो। भाई ऐसे ना किसी चीज को जनरलाइज नहीं कर सकते है ना, देयर में बी सेवरल फैक्टर्स। एक उद्दीपक के प्रति सबके अपने अपने रिस्पॉन्स होते हैं, ठीक है। तो वो फ्री घूम रहा है, अब हो सकता है कि ज्यादा तनाव की वजह से भी घूम सकता है। तनाव को कम करने के लिए बहुत लोग खाना लगते हैं, बहुत लोग जो है सोने लगते हैं, बहुत लोग जो है काम नहीं करना चाहते हैं, बहुत लोग। तो सबके अपने अपने तरीके हैं। या दोनों पहले तो कंडीशन है कि भाई दादा से उसका लगाव है कि नहीं, ठीक है। नहीं लगा होगा तो एंजाइटी कम होगी, और लगाव है अगर एंजाइटी ज्यादा है तो हो सकता है कि बाकी लोग बैठकर जो है शोक मना रहे हो, वो अपना स्ट्रेस मैनेज करने के लिए बाहर सिगरेट पी रहा हो, खा रहा हो, घूम रहा हो ताकि तनाव कम हो जाए, ठीक है। तो बहुत से कारण होते हैं, खाली एक सिंपल व्यवहार के आधार पर आप कोई जनरलाइजेशन नहीं कर सकते हैं ना। ह्यूमन बिहेवियर इज सो मच कॉम्प्लेक्स। सर सर हाँ शिवम बोलो। सर एंजाइटी डिसऑर्डर और ओवर थिंकिंग में क्या डिफरेंस है? ओवर थिंकिंग, ओवर वरिंग नॉर्मल चीज है। एंजाइटी डिसऑर्डर, डिसऑर्डर के लिए मैंने बताया ना कि क्राइटेरिया होना चाहिए, और उसका क्राइटेरिया ये है कि आपकी जो जो ओवर थिंकिंग से मतलब नहीं है। आप अच्छी चीज के बारे में ओवर थिंक करो, क्या दिक्कत है। यहाँ पर वरी होती है, एक्सेसिव वरी, पहली चीज। दैट इज डिसप्रपोर्शन टू देयर सिचुएशन एंड एज। और दूसरी चीज होती है कि ये आपके पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को प्रभावित कर रही हो। बैठ के दिन भर सोचो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बाकी अपना काम करो। जैसे तुम कहो कि भाई हम डिप्रेशन में है, उसके बाद जो है दिन भर में 5 बार खा रहे हो, काम कर रहे हो, घूम रहे हो, सारा कुछ कर रहे हो, तो डिप्रेशन नहीं है ना। तो उससे आपकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ प्रभावित होनी चाहिए, ठीक है। डिप्रेस है तो
न कुछ करने जा रहे हैं, न खाने जा रहे हैं, न किसी से मिलने जा रहे हैं, तब होता है। ओवर थिंकिंग तो नॉर्मल कॉन्सेप्ट है ना। ओवर थिंकिंग पॉजिटिव सेंस में भी हो सकता है, नेगेटिव सेंस में भी हो सकता है। पॉजिटिव सेंस में तो अच्छी चीज है। सर अगर नेगेटिव सेंस में ओवर थिंकिंग हो तो उससे एंजाइटी डिसऑर्डर हो सकते हैं क्या? मैंने कहा वरी होनी चाहिए, चिंता किसी चीज के बारे में। थिंकिंग जब वरी कब होगी, जब नेगेटिव होगी। अगर तुम ये उम्मीद कर रहे हो कि घर से कोई गया है तो अच्छे सही सलामत ही आएगा, तो चिंता नहीं होगी। लेकिन ये चिंता कब होगी, अरे 5 बज गए आया नहीं, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो गई। अब तुम ये सोच लो कि अरे चला गया होगा, खेलने चला गया होगा, कोई काम आ गया होगा, मित्र के यहाँ चला गया होगा, तो चिंता नहीं होगी। ये डिफरेंस है ना पॉजिटिव और नेगेटिव का। पॉजिटिव सेंस में होगा तो फिर वरी कहाँ होगी, फिर एंजाइटी क्यों होगी। थैंक यू सर। सर। चलिए और कोई। यस सर। बताओ। मैं सर जैसे कि जो एनजाइटी डिसऑर्डर है या कोई अन्य प्रकार का मेंटल डिसऑर्डर है, जैसे कि मतलब डिप्रेशन वगैरह, तो क्या जैसे जेनेटिकली ट्रांसफरेबल है और वो कंपलसरी है कि ट्रांसफर होगा ही, जैसे नहीं अगर नहीं, फैमिली में एक या दो लोगों को है इस तरह का? जेनेटिक्स से होता है, लेकिन जेनेटिक्स में भी दो चीज होती है। एक होती है डोमिनेंट जीन, एक होती है रिसेसिव जीन। ठीक है। अब वो डिसऑर्डर जब जेनेटिकली ट्रांसफर हो रहा है तो किस जीन पर है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है। डोमिनेंट जीन पर है तो प्रदर्शित होगा, रिसेसिव पर है तो नहीं भी हो सकता है। तो इसमें जेनेटिक्स में दो चीज होती है, जीनोटाइप और फिनोटाइप। जीनोटाइप होता है योर जेनेटिक मेकअप, और फिनोटाइप उसको कहते हैं एक्सप्रेशन ऑफ जीन दैट डिपेंड ऑन द एनवायरमेंटल इंटरेक्शन। ठीक है। तो कई बार जीन होने के बाद भी अगर उसकी एनवायरमेंटल कंडीशन उस तरह से नहीं होती है तो वो चीजें एक्सप्रेस नहीं होती हैं। ठीक है। तो वो है, तो ये जरूरी नहीं है कि अगर किसी को जो है फैमिली में डायबिटीज है या सिजोफ्रेनिया है तो उसके बच्चे को या उसके नेक्स्ट पीढ़ी को होगा ही। ठीक है। ये नेसेसरी नहीं है, पर ट्रांसफर होता है, ये बात है। ठीक है। तो सर इसको जैसे मेन पता मुद्दा कैसे ये चलेगा कि अगर है कि नहीं? कैसे। जैसे मतलब अगर फैमिली में एक या दो लोगों को है, तो क्या ये मतलब पता कैसे चलेगा कि नेक्स्ट जनरेशन को वो ट्रांसफर हुआ है और नेक्स्ट जनरेशन में जो बच्चे हैं उनको है या नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? है या नहीं है वो तो पता चल जाएगा ना, जब उस तरह के सिम्टम्स आएंगे तभी ना पता चलेगा। ठीक है। सिम्टम्स आएंगे व्यक्ति को तब ना पता चलेगा, कि जब सिम्टम्स ही नहीं है तो फिर पता क्या उसमें करना है। जब सिम्टम्स आएंगे तो ये मालूम होगा कि नहीं ये आ रहा है, और वो सिम्टम्स अगर केयर के बाद भी आ रहे हैं तो इसका मतलब वो डोमिनेंट जीन पर है। ठीक है। पता तो सर सिम्टम्स सिम्टम्स चलेगा क्या क्या होते हैं जैसे? किस चीज के। मतलब अगर मान लीजिए जैसे डिप्रेशन है किसी को फैमिली में या स्किज़ोफ्रेनिया है, तो उसको कैसे मतलब उसका सिम्टम्स क्या होता है? नहीं बेटा, अब ये चीजें यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते, उसके लिए पूरा पेपर पढ़ना होता है। मैं तो यहाँ एक यूनिट का एक टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ ना। अब सिजोफ्रेनिया के अलग सिम्टम्स, अब सिजोफ्रेनिया इसमें है शायद पढ़ाना है। ठीक है। तो जो होगा उसी को उसमें डिस्कस किया जा सकता है ना। सिजोफ्रेनिया है, मेंटल रिटार्टेशन है। तो जब मैं सिजोफ्रेनिया बताऊंगा तो आपको बताऊंगा उसमें अलग तरह के सिम्टम्स होते हैं, पॉजिटिव सिम्टम्स होते हैं, नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं। ठीक है। कुछ चीजें बढ़ जाती हैं, कुछ चीजें घट जाती हैं। ठीक है। तो वो सब चीजें मैं आपको सिजोफ्रेनिया में बताऊंगा तो ही ज्यादा सही है, यहाँ पर उसको मिक्सअप मत करो अभी। सिजोफ्रेनिया एक कह सकते हैं वर्स्ट मेंटल कंडीशन है, जिसमें पर्सनालिटी डिसऑर्डर की जो बात हो रही है ना, वो पर्सनालिटी डिसऑर्डर है एक तरह का, जिसको आप सामान्य भाषा में मैडनेस कहते हैं, पागलपन कहते हैं। ठीक है। ये सर जैसे कि मेरे फैमिली में मेरे अंकल को था, हम यहाँ बीएचयू में मतलब इलाज कराए थे, वो ठीक है अभी जैसे इस टाइम पे, तो जैसे पता कैसे चलता है कि उसके सिम्टम्स क्या क्या है? नेक्स्ट टॉपिक जब पढ़ाऊंगा तो सिम्टम बताऊंगा अभी। ठीक है। अभी अब ओके सर, उसका थैंक यू। पूरी क्लास है थोड़ी पढ़ा दूंगा। सिजोफ्रेनिया का जब सिम्टम पढ़ाऊंगा पढ़ लेना।
अभी ओके सर। 1-2 दिन में उसको पढ़ा दूंगा। ठीक है, चलिए, और कोई प्रश्न है? सर हाँ बताओ। सर कोई ऐसा टेस्ट है जो एंजाइटी डिसऑर्डर के लेवल को डिटेक्ट कर सके? बहुत से टेस्ट है। मतलब कोई टेस्ट ब्रेन वगैरह का? ब्रेन का टेस्ट नहीं है, साइकोलॉजी में हम लोग ज्यादातर पेपर पेंसिल टेस्ट यूज करते हैं। ठीक है, ब्रेन टेस्ट तो अलग तरह का होता है, न्यूरो ट्रांसमीटर वगैरह से रिलेटेड होगा, वो सब तो मेडिकल वाले करेंगे ना, हम आपका ब्रेन टेस्ट कैसे करेंगे? एंजाइटी एंजाइटी स्ट्रेस डिप्रेशन फियर फोबिया के टेस्ट हैं साइकोलॉजी। ओके सर। तुमको टेस्ट करवाना है क्या तुमको? नहीं सर। करवाना होगा तो बताना। चलिए, और कोई प्रश्न? सर पीटीएसडी सर आपने बताया सर, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर सर। सर तो क्या ये सर कोई भी मामूली भी घटना सर पीटीएसडी बन सकती है? जैसे कि मतलब हम लोग जनरली सर छोटे होते हैं तो गिरते हैं सर, तो क्या कहीं कहीं गिरा हुआ कल को या डिसऑर्डर बन सकता है सर एक छोटी भी घटना? नहीं, अब वो घटना को किस परिप्रेक्ष्य में ले रहा है वो है। ठीक है, अब जैसे तुम्हारे सामने कोई मर्डर हुआ और तुम मर्डर को एंजॉय कर रहे हो तो थोड़ा पीटीएसडी बनेगा। ठीक है, तो घटना का इम्पैक्ट क्या है वो इम्पोर्टेंट होता है, व्यक्ति के लिए वो कितनी शॉकिंग है, अनएक्सपेक्टेड है। ठीक है, सामान्य सी घटना भी किसी के लिए ज्यादा शॉकिंग हो सकती है, किसी के लिए कम होती है। जैसे अब रोड पर गाड़ी जा रही है और कुत्ता दब के मर गया, हो सकता है भाई बहुत से लोगों के लिए बहुत सामान्य घटना है, किसी के लिए बहुत ये हो जाता है भाई, मान लो पेट लवर हो, उसको डॉग बहुत पसंद हो, तो उसके लिए बहुत शॉकिंग हो सकता है। तो किस तरह शॉक प्रोड्यूस कर रही है घटना, वो इसी आधार पर पीटीएसडी होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि सुनामी अर्थक्वेक आया तो सबके लिए पीटीएसडी हो गया, जो सेंसिटिव थे जो उस घटना के लिए उन्हीं को होता है। सर एक सर एग्जांपल से सर एक क्वेश्चन था सर रिलेटेड सर। सर जैसे कि सर हमको सर शादी पसंद है, लेकिन हम जाते इसलिए नहीं क्योंकि सर क्या है? उस सर शादी शादी वगैरह होती है सर, फंक्शंस होते हैं सर, मतलब सोशल गेट टुगेदर होती है सर, तो हमें जाना तो सर अच्छा लगता है, लेकिन मतलब हम इसलिए नहीं जाते सर शादी वगैरह में क्योंकि सर वो कपड़े पहनना पड़ते हैं सर नए नए इतने सारे कुछ, और जूते फिर उसका आकर फिर धोना पड़ता है, इसलिए नहीं जाते हैं सर। तो क्या ये भी एक एंजाइटी का एक मतलब देखा जाएगा सर, इसको भी एंजाइटी के रूप में? नहीं, एंजाइटी नहीं, इससे तुम्हारी लाइफ थोड़ा प्रभावित हो रही है। ये इंटरेस्ट का मामला है, एंजाइटी का मामला नहीं। एंजाइटी अलग चीज है, इंटरेस्ट अलग चीज। कोई चीज आपको पसंद है, कोई चीज नहीं पसंद है। ठीक है, और पसंद भी कॉज बेस है, कॉन्सिक्वेंस बेस है। अब ये तुम्हारी जो कॉन्सिक्वेंस बेस लाइकिंग है, डिसलाइकिंग, कि हम इसलिए काम नहीं करते हैं क्योंकि इसके बाद इसको हमको ये करना पड़ता है। ठीक है, अब जैसे मान लो तुम्हारे घर में जो है नॉनवेज खाने वाले लोग नहीं हो, और बाहर से आप जब भी नॉनवेज खा के आते हो तो माँ बाप कहते हैं कि चलो पहले नहाओ धो, ठंडा हो चाहे गर्मी हो, तब आप तो सोने देंगे, घर में घुसने देंगे। एक कॉन्सिक्वेंस हो गया ना, मुझे खाना बहुत पसंद है लेकिन मैं इसलिए नहीं खाता हूँ क्योंकि अब इसके बाद ये ड्रामा होगा। ठीक है, तो वो एंजाइटी नहीं है, वो तो लाइकिंग डिसलाइकिंग का मामला है। चलिए सर जल्दी करिए, बहुत लंबी क्लास हो गई। सर और जैसे कि कोई प्रश्न है? एंजाइटी को, हाँ सर, हाँ बोलो। सर जैसे कि कोई एंजाइटी को कम करने के लिए शराब सिगरेट वगैरह पीता है, तो ये क्या कारगर उपाय हो सकता है एंजाइटी को कम? बिल्कुल नहीं, ये अवॉइडेंस कोपिंग है। किसी भी घटना से जो है टैकल करने के दो तरीके होते हैं, फाइट और फ्लाइट। तो फ्लाइट मतलब भाग जाना। ठीक है, जैसे तुम्हारे सामने कोई भी फियरफुल इवेंट आता है तो दो तरीके से उससे टैकल कर सकते हैं हम, या तो उससे लड़िए या तो भाग जाइए। जैसे एग्जाम एक एंजाइटी है, तो या तो आप एग्जाम दे के उससे लड़िए, उस डर पर विजय प्राप्त करिए। ठीक है, या तो उससे भागिए। तो सिगरेट पीना ही भागना है। ठीक है,
अल्कोहल लेना भागना है, उसके जी जो है सर। इसको बोलते हैं, ये गलत चीज है, ये सही चीज नहीं। ये इसका फिर बाद में ड्रग डिपेंडेंसी डेवलप हो जाएगी। थैंक यू सर। एग्जाम छोड़ के भागोगे तो कितनी बार भागोगे? एक बार सिगरेट पियोगे, फिर एंजाइटी होगी, फिर पियोगे, फिर होगी, फिर पियोगे, फिर धीरे धीरे सिगरेट और बिना एंजाइटी के भी पीने लगोगे। ठीक है, पीते हो लग रहा है। नहीं सर, पूछा है, ऐसे ही दोस्त है कोई। अच्छा, चलिए। Thank you, So sir. I think your queries are now over, and we should stop this class for today. So thank you all. We will meet soon in next class. थैंक यू सर।